Hello everyone, this is your revision video of geography for annual examination. So your first topic is components of environment. Everything that you see around and surrounding is a part of environment. आप अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं सभी environment का part होती है. Environment surrounding होती है वो condition होती है जिसमें living या non living components आपस में interact करते हैं. Environment में humans, plants, animals, land, water, air सभी होते हैं. जो टर्म इन्वायरमेंट है वो एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है एनवायरनर, जिसका मतलब होता है टू सराउंड, मीन्स सराउंड करना. तो जो भी चीज़ हमें सराउंड करते हैं दैट इज़ इन्वायरमेंट. जितने भी लिविंग बींग्स है वो इन्वायरमेंट, सभी के लिए इन्वायरमेंट एसेंशियल होता है सर्वाइवल के लिए. तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के उन्हें डिवाइड किया गया है नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमंस में. सी द टेबल. नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमंस, 3 कंपोनेंट्स हो गए इन्वायरमेंट के. नेचुरल में जितने भी नेचर में प्रेजेंट होते हैं जैसे कि लैंड, एयर, वाटर, लिविंग थिंग्स, ये सभी नेचुरल इन्वायरमेंट है. ह्यूमन मेड मीन्स जो ह्यूमन ने बनाए हैं, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, ये सारे ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है. और ह्यूमन मीन्स हम, इंडिविजुअल, हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी, एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सारे ह्यूमन इन्वायरमेंट है. ओके, नाउ लुक फिगर 2, अबायोटिक एंड बायोटिक इन्वायरमेंट. सो कंपोनेंट एनवायरनमेंट हमने देख लिए, 3 हो गए, ह्यूमंस, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड. नेचुरल भी फिर 2 होते हैं, अबायोटिक एंड बायोटिक. अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग एंड बायोटिक मीन्स लिविंग. तो अबायोटिक में कौन हो गए, सन, वाटर, एयर, लैंड, ये सारे नॉन लिविंग है, अबायोटिक एनवायरनमेंट है. और बायोटिक में आ गए प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगी, ओके, ये सारे लिविंग एनवायरनमेंट है, बायोटिक एनवायरनमेंट. नेक्स्ट टॉपिक है लेयर्स ऑफ अर्थ. सी द फिगर. हमारे जो अर्थ है उसकी 3 लेयर्स होती है, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर. जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है क्रस्ट, जो मिडिल लेयर होती है दैट इज मैंटल एंड इनर मोस्ट लेयर इज कोर. सो वी सी वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म सच एज प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ. बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हम लोगों ने देखे हैं अर्थ सरफेस पे, जैसे प्लेन होता है, माउंटेन्स होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं. सो ह्यूमन बीइंग जो है वो हमेशा एंशियस होता है ये जानने के लिए कि अर्थ की मिस्ट्री क्या है. सो उसे जानने के लिए ये एसेंशियल है कि उसका इंटीरियर हमें पता हो कि अर्थ कैसे फॉर्म हुई है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी जोग्राफी कैसी है लैंडफॉर्म की. सो जो द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज़ नॉन एज जियोलॉजी. तो वो साइंस जिससे हमें स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के स्ट्रक्चर की जो स्टडी करते हैं, जिस सब्जेक्ट में, जिस साइंस में, उसे हम कहते हैं जियोलॉजी. और जो साइंटिस्ट होते हैं जो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की स्टडी करते हैं उन्हें हम कहते हैं जियोलॉजिस्ट. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मेटामॉर्फिक रॉक. जो टर्म मेटामॉर्फिक है वो डिराइव हुआ है मेटामॉर्फोसिस वर्ड से, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म. इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जब कंप्लीट केमिकल और फिजिकल चेंज होते हैं इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स में एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर की वजह से, तो एक न्यू रॉक फॉर्म होती है, वो होती है मेटामॉर्फिक रॉक. जो एग्जांपल है मेटामॉर्फिक रॉक्स के वो है स्लैट, मार्बल, क्वार्ट्जाइट, नीस, which are formed from shell, limestone, sandstone and granite with a change in their chemical composition. Okay, next topic is earthquake. earthquake जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सडन चेंज. जब अर्थ सरफेस में सडन चेंज आते हैं तो उसकी वजह से earthquake होता है. इंटरनल फोर्सेस जो होते हैं अर्थ के, उनमें कुछ सडन वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स के अंदर. ये तो हमने पढ़ा था पहले कि जो अर्थ का सरफेस है वो प्लेट्स से बना हुआ है, बहुत सारी प्लेट्स आपस में जुड़ी हुई होती है, उन्हें हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स या लिथोस्फेरिक प्लेट्स. उनमें जब सडन वाइब्रेशन आते हैं उन वाइब्रेशंस को हम कहते हैं अर्थक्वेक. ये वाइब्रेशंस वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम पर आते हैं. सो जो ओरिजिन पॉइंट होता है अर्थक्वेक का अर्थ के अंदर, उसे हम कहते हैं फोकस. फिगर 5 में बताया हुआ है, जहाँ जो पॉइंट होता है जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है वो होता है फोकस. जो वाइब्रेशंस होते हैं अर्थक्वेक में वो सर्कल में स्प्रेड होते हैं, जैसे कि फिगर में बताया हुआ है, ऐसे राउंड राउंड सर्कल में स्प्रेड हो रहे हैं वाइब्रेशंस इन ऑल डायरेक्शन ऑफ द फोकस पॉइंट.
एपिसेंटर इज द पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस जस्ट डायरेक्टली अबाउट द फोकस। फिर फोकस के जस्ट ऊपर जो पॉइंट होता है जो अर्थ सरफेस पर होता है उसे हम कहते हैं एपिसेंटर। अर्थक्वेक के टाइम पर एपिसेंटर जहाँ पर होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। सिस्मोग्राफ इज़ यूज टू रिकॉर्ड द ट्रेमर्स ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के ट्रेमर्स किससे रिकॉर्ड करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, सिस्मोग्राफ। और रिचर स्केल जो होती है वो जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी होती है उसको मेजर करती है कि वो कितनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक था या कितना उसका मैग्नीट्यूड था, उसे मेजर करने के लिए रिचर स्केल होती है। रिचर स्केल की रेंज होती है 0 से लेकर 9 तक। जो डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स होते हैं वो यूजुअली 7 तक होते हैं और उसका मैग्नीट्यूड इतना होता है कि वो प्रॉपर्टी और लाइफ को हैवी डैमेज करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। कितनी लेयर्स होती है, 5 लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर की। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो होती है वो सबसे क्लोजेस्ट लेयर होती है अर्थ सरफेस की। इट एक्सटेंड्स अबाउट 18 किलोमीटर एट इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर एट द पोल्स। डेंसेस्ट लेयर होती है ये सभी लेयर्स में। इसमें वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स और भी जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो सभी इस लेयर में होती है। जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं जैसे कि क्लाउड्स, रेनफॉल, स्नोफॉल, फॉग, लाइटनिंग, स्टॉर्म्स एट्सेट्रा, ये सभी यहीं पर होते हैं इस लेयर में। एयर टेम्परेचर डिक्रीज होता है जैसे हम हाइट पर इंक्रीज होते हैं एट नॉर्मल लैप्स रेट, दैट इज़ 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 165 मीटर। एब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट रेडिएट बाय सरफेस ऑफ अर्थ दस कीपिंग अर्थ वार्म। जितनी मैक्सिमम हीट जो रेडिएट होती है अर्थ सरफेस से उसे एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए ये अर्थ वार्म रहती है। और लाइफ सपोर्टिंग गैस जो है ऑक्सीजन वो भी इसी लेयर में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट लेयर होती है स्ट्रेटोस्फियर। ये ट्रोपोस्फियर के ऊपर वाली लेयर होती है। इसकी हाइट होती है 50 किलोमीटर तक सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर। ट्रोपोपोज जो नैरो बाउंड्री होती है जो कि स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर को सेपरेट करती है, वो लेयर वो बाउंड्री होती है ट्रोपोपोज। जो लोअर पार्ट होता है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन अपर पार्ट में ग्रेजुअल इंक्रीज होता है टेम्परेचर का। यहाँ पर क्लाउड्स नहीं होते हैं, बहुत लिटिल अमाउंट में डस्ट और वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, कोई कन्वेक्शन करंट नहीं होता है, कोई वेदर फिनोमेना नहीं होता है यहाँ पर। इसलिए एरोप्लेन्स जो होते हैं वो इसी जोन में कंफर्टेबली फ्लाई करते हैं। और ओजोन जो होती है वो भी इसी में होती है जो कि एब्जॉर्ब करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को। नेक्स्ट लेयर है मेसोस्फियर। ये स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर वाली लेयर होती है। इसकी हाइट होती है 80 किलोमीटर अर्थ सरफेस से। स्ट्रेटोपोज एक नैरो बाउंड्री होती है जो कि मेसोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को अलग करती है। जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर ऑफ एयर वो डिक्रीज होता है जैसे हम हाइट पर इंक्रीज होते हैं। रेडियो ट्रांसमिशन जो होती है वो इस लेयर में पॉसिबल होते हैं। और मीटियोर्स जो एंटर करते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में स्पेस से, वो इसी लेयर पर आके बर्न हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। द नेक्स्ट लेयर है थर्मोस्फियर। ये मेसोस्फियर के ऊपर वाली लेयर होती है। इसकी हाइट होती है 450 किलोमीटर। टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है रैपिडली जैसे हाइट इंक्रीज़ होगी। और इसे आइनोस्फियर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम आयंस कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज एक्सोस्फियर। ये सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। इसकी हाइट होती है 1600 किलोमीटर। ग्रेजुअली मर्जेस विद इंटरप्लैनेटरी स्पेस। जो स्पेस होता है वहाँ से ये मर्ज हो जाते हैं दोनों। एक्सट्रीमली रेयरफिट लेयर होती है। और गैसेस जो होती है हाइड्रोजन, हीलियम, जो बहुत लाइट होती है, ये इसी लेयर में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट टेम्परेचर, जो डिग्री होती है हॉटनेस या कोल्डनेस मेजर करने की, कि एयर में कितनी हॉटनेस या कितनी कोल्डनेस है, उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। जो सन होता है वो मेन सोर्स होता है हीट एंड लाइट का अर्थ पे, जो कि हीट एनर्जी को रेडिएट करता है जिसे हम कहते हैं सोलर रेडिएशन। अर्थ रिसीव करती है 1 in 2 billion पार्ट्स ऑफ टोटल रेडिएशन ऑफ सन, एज इट इज़ वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू सन एंड इज अबाउट 150 million किलोमीटर अवे फ्रॉम इट। इंसोलेशन इज द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ। इंसोलेशन क्या होता है, कितनी सोलर एनर्जी रिसीव करी अर्थ ने, उसका अमाउंट। वो डिपेंड करता है इंक्लाइनेशन ऑफ द सन रेज पर और ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट एंड वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम ऑफ अ ईयर।
जो फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस को, वो होते हैं लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, विंड्स, ओशन करंट्स, क्लाउड रिलीफ, सॉइल, स्लोप ऑफ लैंड एंड वेजिटेशन कवर। ये सारे फैक्टर्स टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। थर्मोमीटर जो होता है वो यूज़ किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ये इंस्ट्रूमेंट है जो कि टेम्परेचर को मेजर करता है और ये मेजर करने की होती है डिग्री सेल्सियस, इसमें इसे मेजर किया जाता है। Now next topic is wind. Air flows from areas of high pressure to areas of low pressure due to horizontal difference in atmospheric pressure. जो एयर फ्लो करती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हॉरिजॉन्टल डिफरेंस होता है। तो एयर दैट मूव्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड विंड। सो जो एयर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करती है उसे हम विंड कहते हैं। विंड वैन इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि विंड डायरेक्शन को मेजर करता है, और एनीमोमीटर इंस्ट्रूमेंट तो होता है जो कि स्पीड ऑफ विंड को मेजर करता है। नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज नॉन एज ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर। एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर। ह्यूमिडिटी वैरी करता है प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम। इट इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द वेरिएशंस इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में जितने भी वेरिएशंस आते हैं उससे ये क्लोजली रिलेट करता है। मोस्टली ह्यूमिडिटी जो होती है एयर में वो आती है इवोपरेशन से, कि वाटर बॉडीज़ में कितना इवोपरेशन हो रहा है। हाई टेम्परेचर कॉजेज हाई रेट ऑफ इवोपरेशन रिजल्टिंग इन हाई ह्यूमिडिटी। अगर टेम्परेचर हाई होता है तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी हाई होता है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी भी हाई होती है। सिमिलरली इफ़ टेम्परेचर इज़ लो इट विल रिजल्ट इन लो ह्यूमिडिटी। So hygrometer is the instrument that is used to measure humidity और moisture in air. एयर के अंदर ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है दैट इज़ हाइग्रोमीटर। ओके।